आज से हम लोग डेली जीटी देने का प्रैक्टिस शुरू करते हैं, क्योंकि अब मेरे एग्ज़ाम में आईएनआई सेट में ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 75 दिन है, ठीक ना। तो 75 दिनों में 75 जीटीज देंगे, ठीक ना। जीटी दे के हम लोग अपने होशियार बनेंगे। चलिए, सबसे पहला केस, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इमेज देखिए और आइडेंटिफाई इम्ब्रोलॉजिकल बेसिस कंडीशन बताइए क्या चीज़ का है। ये एनेंसेफेली है। एनेंसेफेली में बेसिकली एंटीरियर न्यूरोपोर खुले रहते हैं कि पोस्टीरियर न्यूरोपोर खुले रहते हैं कि दोनों खुले रहते हैं कि कॉर्डल न्यूरोपोर खुले रहते हैं। आंसर क्या होता है? एंटीरियर न्यूरोपोर खुले रहते हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स गिव राइज टू ऑल द डेंटल स्ट्रक्चर, सभी को देते हैं एक्सेप्ट किसको नहीं देते हैं? सी, यानी कि इनेमल को नहीं देते हैं। इनेमल इज नॉट, इनेमल इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? एमिलोब्लास्ट सेल्स डेवलपिंग इन द सरफेस इक्टोडर्म, ठीक है। यानी कि इनेमल जो है सरफेस इक्टोडर्म का बना हुआ है, ये समझ में आ गया। और डर्मल पैपिला का बात करिएगा, डर्मल पैपिला जो होते हैं कंडेंसेशन ऑफ द न्यूरल क्रिस्ट मेसेनकाइमल सेल्स का बना हुआ होता है, दैट अंडरलाइन द इनेमल ऑर्गन and give rise to the odontoblast which forms the dentine and the dental pulp, है कि नहीं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली 2-3 बातें क्या समझ में आ गई बच्चे हम लोग को, है ना। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो होते हैं सभी स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं, इनेमल को नहीं। इनेमल जो होता है सरफेस इक्टोडर्म से होते हैं, बस इतना ही समझना। अगला तीसरा है लेसर पेट्रोसल नर्व। लेसर पेट्रोसल नर्व कहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लेते हैं? आंसर क्या है इसका? टिम्पैनिक नर्व। टिम्पैनिक नर्व से लेसर पेट्रोसल नर्व, लेसर पेट्रोसल नर्व प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहाँ से लेते हैं? लेसर पेट्रोसल नर्व प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहाँ से लेते हैं? टिम्पैनिक नर्व से लेते हैं। अगला क्वेश्चन, टिम्पैनिक नर्व क्या होता है? टिम्पैनिक नर्व इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस सेंड्स प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथिक फाइबर थ्रू द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफैरिंजियल नर्व व्हिच फॉर्म्स द टिम्पैनिक प्लेक्सस देयर इन द मिडिल ईयर एंड ऑन द मीडियल वॉल एंड सेंड फाइबर थ्रू लेसर पेट्रोसल नर्व टू रीच द ओटिक गैंग्लियन, ठीक है, समझ में आ गया। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो होते हैं टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफैरिंजियल नर्व, यानी कि प्री गैंग्लियोनिक वाया, देखिए ये अगर गैंग्लियन है तो प्री गैंग्लियोनिक, इसका नाम क्या हो जाएगा? हम आज से बोलेंगे टिम्पैनिक नर्व बच्चे, ठीक है ना। और गैंग्लियन के बाद आगे जो है आगे बढ़ता है, ठीक ना। ये क्या बोल रहा है? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लेसर पेट्रोसल नर्व डिराइव प्री गैंग्लियोनिक फाइबर द टिम्पैनिक, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया मेरा क्या? ओटिक गैंग्लियन, ठीक ना। ये हो गया क्या मेरा? ओटिक गैंग्लियन। देखिए यहाँ है ना न्यूक्लियस मेरे क्या होंगे? इन्फीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस लेके गया प्री गैंग्लियोनिक वाया टिम्पैनिक नर्व, उसका तो ओटिक गैंग्लियन में दिया, और ओटिक गैंग्लियन के बाद क्या चीज़ में आ गया? ओटिक गैंग्लियन के बाद ये लेसर पेट्रोसल नर्व होके आगे बढ़ गया, लेजर पेट्रोसल नर्व, है ना। तो इस तरह से हो गया। तो वही पूछ रहा है लेसर पेट्रोसल नर्व, ये जो नर्व है बेसिकली ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर किससे लिया है? टिम्पैनिक से लिया है कि नहीं। चौथा चलते हैं, फोर्थ में क्या? ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर पियर्स बाय द पैरोटिड डक्ट। पैरोटिड डक्ट जब आते हैं, पैरोटिड डक्ट जब आते हैं तो पैरोटिड डक्ट को तो मीडियली खुलना रहता है ना। तो किसको किसको पियर्स करते हैं और किसको नहीं करते हैं? मैसेटर को नहीं करेगा, क्योंकि मैसेटर उसके लेटरली होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लेटरल कट में आपको दिखाएं तो ये लेटरली हो गया, ये अंदर वाला पार्ट मीडियली हो गया। तो यहाँ पे क्या होते हैं? एक मसल होता है मैसेटर, ठीक ना। मैसेटर मसल यहाँ होते हैं, ग्लैंड यहाँ होते हैं और इसके डक्ट यहाँ होंगे। तो इसके बीच में ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर को काटता चलेगा, लेकिन मैसेटर क्योंकि इसके लिटरली है तो उसको नहीं काटेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन का जिस्ट था। आगे चलते हैं, मैसेटर को नहीं काटता है। स्टेंसन्स जो कि पैरोटिड डक्ट है, याद रखेंगे, स्टेंसन्स पैरोटिड के जो डक्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्टेंसन डक्ट, वेरी गुड। वो क्रॉस करते हैं मैसेटर को जस्ट क्रॉस करते हैं, पियर्सेस द बक्सीनेटर मसल। बक्सीनेटर को ये करेगा पियर्स, लेकिन नहीं, ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल ऑफ द ओरल कैविटी अपोजिट टू द सेकेंड मोलार टूथ, है ना, सेकेंड मोलार टूथ। कहने की बात यहाँ काम के, फिर बात मैं क्या बोलूँगा कि पैरोटिड डक्ट किसको किसको क्रॉस करता है? आंसर आएगा तो लिखेंगे बकल पैड ऑफ फैट को करेगा, बक्सीनेटर को करेगा, बकोफेरिंजियल फासा को करेगा, लेकिन मैसेटर को नहीं करता है, ठीक है। और ओपन कहाँ होता है? सेकेंड मोलर टूथ के पास। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। पांचवा क्वेश्चन, नर्व सप्लाई ऑफ द टिप ऑफ द नोज। टिप ऑफ द नोज हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे याद होगा सुपीरियर ऐसे करके सुपीरियर ओलिवेटरी जो फीजर्स होते हैं, उसके बाद यहाँ से नर्व घुसते हैं और ऐसे जाते थे, फिर ऐसे जाते थे, और यहाँ पे मेरा नोज ऐसे रहता था, ऊपर से अपर पोर्शन से देखते थे, ठीक ना। तो ये सुप्रा ऑर्बिटल होता था कि सुप्रा ट्रॉक्लियर। आप सोचिए, देखिए यहाँ पे आँख होती थी ना,
ठीक है, और यहाँ पे ट्रोक्लिया था, तो ये ट्रोक्लिया वाला ब्रांच ही ना नाक के पास जा रहा था, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया बी, यानी कि सुप्रा ट्रोक्लियर। दिस सुप्रा ट्रोक्लियर, दिस फाइबर, दिस नर्व नियर टू दिस ट्रोक्लिया गोज एंड सप्लाइज द टिप ऑफ द नोज। खत्म कहानी, से ज़्यादा पढ़ना ही नहीं अपने को। द टिप ऑफ द नोज इज सप्लाइड बाय एक्सटर्नल नेजल ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। वही बता रहे हैं कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन जाता है अंदर, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल जाएगा, बटेगा सुप्रा ऑर्बिटल, जो कि ऑर्बिट के ऊपर है, आंखों के ऊपर है बेसिकली, और ये चला जाएगा अंदर से तरफ क्या चाहिए, सुप्रा ट्रोक्लियर का नेजल ब्रांच। आगे चलते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, CO2 रिस्पॉन्स कर्व दिया हुआ है कि CO2 के आने से क्या रिस्पॉन्स होता है एट वेरियस फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एल्वियोलार PaCO2। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल है। व्हाट टू डू फॉलोइंग, क्या वो करते हैं, ठीक है। इसमें आप अगर ध्यान से देखिए इस ग्राफ को जूम करके, ग्राफ थोड़ा फट रहा है, ये बेसिकली PaO2 40, PaO2 55 और PaO2 100 है, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, CO2 का लेवल है। CO2 के अलग अलग, CO2 40 और CO2 50, CO2 40 पे देखेंगे, CO2 50 पे, ऐसे करके ऐसे ग्राफ हरदम देखेंगे, और 40 के करस्पॉन्डिंग ये 25 को ग्राफ कर रहा है और ये इसके कर रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या समझें, तो ये देखिए आंसर ए दिया हुआ है। आंसर ए क्यों दिया हुआ है, इन द CO2 रिस्पॉन्स कर्व, क्योंकि हम लोग को ऑप्शंस बहुत क्लियर नहीं, इसीलिए इन द CO2 रिस्पॉन्स कर्व द एल्वियोलार PO2 इज हेल्ड कांस्टेंट। PO2 को कांस्टेंट रखा गया है। आप देखें एक गिवन CO2 पे, एक गिवन CO2 पे अपने को, एक गिवन CO2 पे अलग अलग PO2 की वैल्यू आ रही है ना, देख रहे हैं ना, ये अलग अलग वैल्यू आ रही है। यहाँ पे मेरे पास 3 वैल्यूज आए ना, अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो यहाँ पे कट करेगा। ये क्या बता रहा है कि एक गिवन फिक्स्ड CO2 के कंसंट्रेशन पे ये जो है, देखिए ग्राफ जो है ना दिक्कत हो रहा है, CO2 कर्व, रिस्पॉन्स कर्व एंड फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एल्वियोलार PaO2, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने में और थोड़ा सा इंटरप्रिटेट करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, कि क्योंकि उसके XY एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स वगैरह नहीं पता चल पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन तब पर भी आंसर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इन द CO2 रिस्पॉन्स कर्व द एल्वियोलार PO2 इज हेल्ड कांस्टेंट व्हाइल द response to various amount of inspired CO2 is tested on a linear response is obtained, ठीक है। अलग अलग CO2 बदल के देखा गया कि PO2 कैसे कैसे बदल रहा है, तो ये देखा गया, ठीक ना। when the CO2 response is tested different fixed O2, different fixed O2, fixed अपने को O2 फिक्स करना है, ठीक है। तो जब O2 फिक्स करना है, जब अपने को O2 फिक्स करना है, यानी कि अपने को O2 फिक्स कर लीजिए। इसका मतलब क्या समझ में आया कि 50 O2 पे ऐसे ऐसे वैल्यू दे रहा है, ठीक ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिक्स्ड द स्लोप ऑफ द रिस्पॉन्स कर्व चेंजेस व्हाइल द विथ द स्लोप इंक्रीजेज व्हेन द एल्वियोलार PO2 इज डिक्रीज्ड, ठीक ना। PO2 एल्वियोलार PO2 के घटने से स्लोप जो होता है क्या होता है, चेंज हो रहा है। इन अदर वर्ड्स हाइपोक्सिया मेक्स एन इंडिविजुअल मोर सेंसिटिव टू इंक्रीज इन द PCO2, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, ये मेन चीज़ है। पूरे जिस्ट क्वेश्चन का यहाँ निकल के आता है कि हाइपोक्सिया जो होता है आदमी को इंक्रीज PCO2 के लिए सेंसिटिव बनाता है, और यही सेंसिटिविटी PCO2 सेंसिटिव हो गया, और यही सेंसिटिविटी जो है उसको फिर फर्दर इसको निकालने के लिए कि CO2 निकलो और हम लोग को रिस्पिरेशन करने में मदद करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 7 नंबर, अब मसल्स जो है 140 मिली मोल ऑफ द बाइवैलेंट, बाइवैलेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाइवैलेंट का मतलब 2+ वाले चीज़ हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि केटाइन की बातें हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर विच आर वाइल द इंट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ सेम 14 nm है, ठीक है। आपको 2.3 RT समझ रहे हैं, आपको नॉनेस्ट इक्वेशन के थ्रू जाना होगा। व्हाट विल द मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेम्ब्रेन, व्हाट विल द परमिएबिलिटी क्या होंगी बताना है। व्हाट विल द मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हम लोग को याद करना है। इक्विवेलेंट पोटेंशियल बराबर कितना होता है, 2.3 RT अपॉन FZ log ऑफ C1 अपॉन C2। C1 क्या होता है, C1 और C2 में क्या रखना है अपने को, C1 में रखना है एक्स्ट्रा सेलुलरली वाला, C1 में एक्स्ट्रा सेलुलरली रखना है। एक्स्ट्रा सेलुलरली ये रहता है इंट्रा सेलुलरली, ठीक ना। एक्स्ट्रा सेलुलरली और इंट्रा सेलुलरली की बात हो गई। देखिए अपने पास सॉल्व करने का कुछ शुरू करते हैं। RT log ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलरली 150 था, लेकिन इंट्रा सेलुलरली 14 है, ठीक है। और F और Z का वैल्यू कितना होता है, चार्ज के बराबर। Z कितना है, 2 वैल्यू, ठीक है ना। और अपने को कितना वैल्यू दिया हुआ, 2.3 RT की 2.3, मतलब देखिए ये वैल्यू अपने को दिया हुआ है 2.3 RT अपॉन F की,
ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कितना 60 मिली वोल्ट, ठीक है। तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। अगर ये 60 हो गया और ये इसको अगर कट करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो ऊपर लिखा हुआ है 60 × 1/2 कितना हो गया 30, ठीक है। ज़्यादा खुश मत होइए, ठीक है ना, क्योंकि 30 से 2 आंसर है। अब कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि माइनस की प्लस, यहाँ कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों। ये अगर ये सेल है, मान लीजिए कि अगर हम इसको इतना सेल मान लें, ठीक है ना, तो ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलरली, है कि नहीं, और ये इंट्रा सेलुलरली हो गया, ठीक है। अब बताइए एक्स्ट्रा सेलुलरली 140, ये हो गए कितना, सॉरी ये हो गया कितना, अंदर में कितना है 14, ठीक है। अब बताइए बेसिकली सिंस द मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल टू द केटाइन, द आयन मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। देखिए हम पहले बता रहे हैं कि कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है, कंसंट्रेशन 140 से 114 की तरफ ही ना आ रहा है, यानी कि अंदर की तरफ आ रहा है, सेल में आ रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड आ रहा है। जब आउटसाइड से इनसाइड आए, द इनसाइड ऑफ द सेल बिकम्स व्हाट, तो बाहर से अंदर की ओर आएगा, बाहर से अंदर की ओर आएगा तो अंदर को क्या पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है वो केटायन है 2+ वाला। दो चीज़ें, एक तो बाहर से अंदर की ओर बेसिकली फाइनल स्टेज क्या हो रहा है, फाइनल स्टेज में चार्ज अंदर बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये आपको देखना है, ठीक ना। द इनसाइड ऑफ द सेल बिकम्स पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड, ठीक है। अपने को बेसिकली सेल को अंदर में देखना है विथ रिस्पेक्ट टू बाहर, और वही साइन होता है उसके साथ। द पॉजिटिव पोटेंशियल इनसाइड द सेल स्टॉप्स फर्दर मूवमेंट ऑफ द केटाइन टू रीच द इक्विलिब्रियम। सही बात है, द पोटेंशियल ऑफ द एट इक्विलिब्रियम विल देयर फॉर द +30, है कि नहीं। इसका मतलब हम लोग ये समझें कि हम लोग बहुत सिंपल सा ये समझ गए इससे बहुत आसानी से कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिसपे कि बिसाइड अंदर और बाहर के कंसंट्रेशन होने के बावजूद भी, क्योंकि 140 और ये 14 है, आम इंसान अगर सोचेगा तो ऐसा सोच सकता है कि ऐसा कर लेते हैं हम लोग 140 + 14 को जोड़ लो पहले, ठीक है, 4 5 1, ठीक है। इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 150 का आधा हो गया 75, 75 और 2 74, 75 और 2 77, यानी कि ये दोनों 77 77 बराबर हो जाता तो ठीक रहता है ना ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या नहीं होता है कि ये दोनों आपस में इक्वली बराबर नहीं होते हैं, एक बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं, और कुछ इस तरह से हो पाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 30 हो पाता है, ठीक है, यहाँ पे पता चला, ठीक ना। तो यानी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब ये हुआ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि बाहर से अंदर आने पे अंदर पे जो चार्ज डेवलप किया और फर्दर आयंस के मूवमेंट को रोक दिया, वो कहलाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अगर मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेके देखूं कि अगर मान लो क्लोराइड की बात, मान लो क्लोराइड है, ठीक है, मैं नहीं जानता ये अंदर बाहर किधर जाता है, लेकिन अगर क्लोराइड बाहर से अंदर की ओर आएगा तो अंदर क्या लाएगा, माइनस, और इस सूरत में हम अंदर क्या ले लेंगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के रूप में माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि आपने वैल्यू 30 निकाल लिया, ठीक ना, 30 कोई भी निकाल लेगा, लेकिन साइन समझना जरूरी होता है। साइन क्या हुआ, साइन के रूप में क्या समझे हम लोग कि बाहर से अंदर, यानी कि अंदर ज़्यादा से कम। अच्छा चलिए एक हम चीज़ और देखते हैं, द इनसाइड ऑफ द सेल बिकम्स पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड। आउटसाइड के रिस्पेक्ट में ये हुआ है, ठीक है ना, आउटसाइड के रिस्पेक्ट में अंदर क्या हुआ ये हम लोग देखते हैं, ठीक है, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन हाइपोथेटिकली होमवर्क के तौर पे समझें कि अगर कोई चार्ज, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है जो कि अंदर ज़्यादा है और ये बाहर जा रहा है, ठीक है, और सेम क्वेश्चन दिया हुआ रहता, ठीक ना, क्या -2 वैलेंट चार्ज गोज़ फ्रॉम इनसाइड, जिसका 140 है और ये 14 है, तो बताइए मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा। तो 30 तो आपने निकाल लिया, अब बताइए साइन क्या लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे बेसिकली होगा कि अगर इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर माने तो माइनस का ही फ्लो ना हो रहा है, माइनस का फ्लो हो रहा है इधर,
ठीक है, माइनस का फ्लो हो रहा है इधर, और इधर क्या हो रहा है कि आने पे माइनस डेवलप करेगा, और जब आने पे माइनस डेवलप कर जाएगा और यही माइनस फर्दर मूवमेंट को नहीं होने देगा, तो बेसिकली हम लोग यहाँ माइनस लगाएंगे। जो चार्ज फर्दर मूवमेंट को रोके वहीं यहाँ चार्ज लग जाता, सिंपल। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्लस माने 2+ केटायन का जो है कैल्शियम जो है 140 से 14, ये प्लस चार्ज का अंदर आना ही इसको रोक रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाईएस्ट फीडबैक गेन क्या होता है? फीडबैक गेन का मतलब देखिए, फीडबैक गेन का अगर आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, फीडबैक गेन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा चीज़ है कि नहीं। फीडबैक गेन के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताइए? फीडबैक गेन का मतलब, फिर पहली बात कि गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। स्टार्टिंग देखिए 100 दिया हुआ है, लो पॉइंट इन ब्लड प्रेशर दिया हुआ है 70, ठीक है। देखिए सिंपल सा बात है कि आपको फीडबैक गेन का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। फीडबैक गेन, सबसे पहली बात कि फीडबैक गेन की अगर हम बात करें, बहुत सिंपल सा है, इसको तोड़ना है फीडबैक गेन के रूप में। गेन का रूप में क्या होता है, देखिए ये क्या बोल रहा है कि मेरा पहले जो ब्लड प्रेशर था कितना था, 100 था, 100 जो है एक समय में घट के 70 आ गया, ठीक है। आपने फिर क्या किया, ये करेक्ट करके 90 पहुंच गया, ठीक है। अब अपने को अंतर कितना रह गया, ये अभी भी चूक गया है, ये 10 करेक्ट नहीं हो पाया है, ठीक है। तो फीडबैक गेन का मतलब कितना होगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक गेन किया। पहले मैं यहाँ था, पहले मैं यहाँ आ गया, तो गेन बराबर कितना हो जाएगा, 90 - 70 हो जाएगा। 20 का तो गेन हुआ, लेकिन अंतर कितने का रह गया, 10 का। यानी 10 मतलब कितना लिख सकते हैं, 100 - 90, सिंपल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20, और 20/10, यानी कि फीडबैक गेन कितना हुआ, 2 हुआ। पहले वाले में फीडबैक गेन कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले में क्या हुआ, आप अभी एक बार खाली सोचें कि क्या क्या हो सकता है। इसके लिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ऐसे जब आप करेंगे तो आपको खुद निकल जाएगा। स्टार्टिंग प्लाज्मा कितना है, 280, ये ग्राफ हरदम बना है, 280 है। लो पॉइंट कहाँ करके समझ में आ गया बच्चे, 270 आ गया, ठीक है। अब 270 आ गया, ये फिर उठ के गया कितना पे, 278 पे। अपने को क्या निकालना है, फीडबैक गेन। फीडबैक गेन का मतलब क्या होता है, करेक्शन मतलब यहाँ था और यहाँ चला गया। करेक्शन कितने का हुआ, 8 का हुआ, 8 का हुआ, कितना रह गया, अभी भी 2 रह गया, 4 इसका कितना हो गया, गेन हो गया, है कि नहीं। चलिए आंसर बोल रहा है कितना, बी। हम एक बार सिर्फ मैं बी का निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए 37.2 था स्टार्टिंग बॉडी, 37.2 था। 37 हाई बॉडी इन द बेसल टेम्परेचर इतना हो गया, ठीक है। ये उठ के कितना हो गया, 38.9 हो गया, ठीक है। लेकिन इसको फिर से इतना होना है ना, इतना होना था, तो लेकिन ये इतना रह गया, कितना, 37.4। अब बताइए ये करेक्शन कितना का हुआ। अगर मैं करेक्शन बोलूँ तो 38.9 - 37.4 करेक्शन हो गया, रह कितना गया, इन दोनों के बीच का रह गया, यानी कि 37.4 - 37.2 रह गया, ठीक है। अच्छा, 38.9 और 37.4 में अंतर कितने का है, देखिए इधर मेरा अंतर है 0.6 का, प्लस 0.6 जोड़ेंगे तो 8 हो, 0.6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और उधर 0.9, ठीक ना। तो 9 × 6 = 15, यानी कि 1.5 हो गया। और नीचे अगर हम घटाएं तो इसको कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, यानी कि इसको अगर हम हटा दें तो इसका मतलब 7.5 का गेन ये बता रहा है, फीडबैक गेन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम बस सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग ग्लूकोज कितना है, 80 है। मान लीजिए 80 था, 80 से चालू किया, ये पहुंच गया 110 पहुंच गया, फिर इसको रिटर्न होना होगा 85। करेक्शन कितने का हुआ है, 110 - 85 करेक्शन हो गया है, ठीक है। बच कितना गया, 5 का अंतर हो गया ना इन दोनों के बीच में, यानी कि 85 - 80 लिखेंगे ना, आपको भी पता है। तो बताइए इसमें 110 और 85 में कितने का अंतर है, 110 100 मैंने 10 हो गया, और फिर 15, यानी कि 25 का अंतर हो गया ना, 25 का अंतर है अपॉन 5, यानी कि ये 5 हुआ। अब बताइए मेरे पास 5 वैल्यूज़ हैं, आपको बताना, एक जगह फीडबैक 5 हुआ है, दूसरी जगह 7.5 हुआ है, ठीक है, तीसरी जगह 2 हुआ है, और एक जगह 4 हुआ है। हाईएस्ट फीडबैक आपको समझ में आ गया होगा कौन है, 7.5। सो करेक्ट आंसर इज ये वाला, ठीक है, क्लियर हो गया, इसलिए ऑप्शन बी हो गया। बहुत सिंपल है कि नहीं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन और सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिए सिंपल सा बात है, 9वां क्वेश्चन में जा रहा है, 18 मिनट हुआ है, मतलब प्रति क्वेश्चन 2 मिनट लग रहा है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल द मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्लोजेस्ट टू द पोटाशियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पोटाशियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है, पहले ये जानना जरूरी होगा, है ना। पोटाशियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता,
सबको पता है कि पोटाशियम का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है कितना होता है, -90 मिली वोल्ट। ठीक है, तो इसमें मैं क्या बोल रहा है किसके बराबर होगा, तो -90 मिली वोल्ट कहीं यहाँ आएगा, है ना। और इसको अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें फेज 4, आंसर सिंपल है कि नहीं, आंसर फेज 4 हो गया। आंसर इज डी। यस, फेज 4 इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकॉज द कंडक्टेंस ऑफ पोटाशियम इज हाईएस्ट। ठीक ना, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल अप्रोचेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पोटाशियम। क्या बात है, बहुत डीप बात हो गई यहाँ पे, नजर नहीं आया होगा, फिर से एक बार देखते हैं, ध्यान से सुनना है। फेज 4 इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग फेज 4 जो होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ठीक है, बिकॉज द कंडक्टेंस ऑफ पोटाशियम इज हाईएस्ट। कंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ, एक तरह से कि पोटाशियम की जो बहने की, फ्लो करने की क्षमता वो बहुत ज़्यादा है। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होते हैं, मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है, प्रोसेस द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर पोटाशियम। ठीक ना, क्योंकि सेल के अंदर या बाहर जो है पोटाशियम का आना जाना बहुत तेज़ी से होता है, इसीलिए सेल ने अपने आप को शांत करने के लिए पोटाशियम को चुना। इसीलिए जो मेम्ब्रेन का शांत होने का पोटेंशियल है वो पोटाशियम के पोटेंशियल के बराबर है कि नहीं। कितना सिंपल सा बात है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इस मैंने फैमिली के तौर पे देखें तो फैमिली में वो फैमिली उतना ही लड़ाई करेगा जिसमें कि उसके बच्चे सबसे ज़्यादा लड़ाई करेंगे, क्योंकि बच्चे ही जो होते हैं उस घर में, यंग वन ही जो होते हैं सबसे ज़्यादा दौड़ भाग लगाते हैं। ठीक ना, दौड़ भाग लगाते हैं। एनिमल मूवी में दिखाया है ना, वो लड़का जो है दुनिया भर का दौड़ भाग लगाया जा रहा है। जो जितना दौड़ भाग लगाएगा उतना ही उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। इसका कितना अनस्टेबल चीज़ था, है ना, पोटाशियम कितना अनस्टेबल है, दौड़े भागे जा रहा है कि नहीं। इसीलिए इसका जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बहुत डाउन हो गया है कि नहीं। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से बड़ा प्यारा है, इसको एक्स्ट्रापोलेट करके एक बार सोचिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है फैंकोनी सिंड्रोम। फैंकोनी सिंड्रोम एक रीनल डिजीज है, आइदर हेरिडिटी और एक्वायर्ड। यानी कि एक चीज़ हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्या मिला कि फैंकोनी सिंड्रोम जो होता है एक रीनल डिजीज है, जो दोनों होते हैं। ठीक है, द रिजल्ट फ्रॉम द impaired ability of the renal proximal का एक चीज समझ में आया, ट्यूबुलर। बेस्ड ऑन दिस इन्फो, इतना से समझने से, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द स्मॉलेस्ट इंक्रीज इन फ्रैक्शनल, smallest increase in the fractional urinary excretion in the Fanconi patient compared to normal। ठीक ना, ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर मान लो कोई मेरे, ठीक ना, प्रॉक्सिमल से पीसीटी से बहुत सारे मिनरल्स का, कैल्शियम मतलब ग्लूकोज का, एमाइनो एसिड का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सबको पता है, क्योंकि फैंकोनी सिंड्रोम एक प्रॉक्सिमल पीसीटी का डिसऑर्डर है। तो बताइए जब इसमें बीमारी हो जाएगी तो किस सब्सटेंस का ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट इंक्रीज, यानी कि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ से एब्जॉर्ब होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी, बाहर निकलेंगी। अब ये पूछ रहा है कि बताओ कि मान लो पहले ग्लूकोज 10 निकल रहा था, क्योंकि अब ग्लूकोज यहाँ एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो 100 निकल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन। मान लो कोई दूसरा चीज़ है जो पहले 50 निकल रहा था, अब जो है वो कितना निकल रहा है, 55 निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें अंतर देख पा रहे हैं 5 का अंतर, सबसे कम अंतर। इसमें अंतर देख पा रहे हैं 90 का अंतर। मुझे वो चीज़ें ढूंढनी है जिसमें बहुत कम चेंज हो रहा है उसके एक्सक्रीशन में, यानी कि ये इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है मुझे वैसी चीज़ें ढूंढनी है जो कि कहीं और से भी रीएब्जॉर्ब्ड हो जाए। ठीक है, तो जब कहीं और से मान लीजिए यहाँ से वो चीज़ रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, वो चीज़ें जो आ रहा था ऊपर से जो चीज़ें आ रहा था आया, तो यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाए। तो हो सकता है कि लिटिल अनचेंज्ड ही निकल जाए, जितना पहले निकलता था उतना निकलेगा, है कि नहीं, या थोड़ा सा बढ़ के निकलेगा। वही बोल रहा है स्मॉलेस्ट इंक्रीज, थोड़ा सा बढ़ के निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ भी एब्जॉर्ब होता है। अगर सिर्फ कोई ऐसा चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ पीसीटी में ही एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और पीसीटी का पैथोलॉजी हो गया फैंकोनी सिंड्रोम के थ्रू, तो इसके एक्सक्रीशन में तो बहुत अंतर आएगा, ये पूरा का पूरा ही बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें कहीं और से रीअब्जॉर्ब नहीं होती हैं। ठीक है, तो नहीं होती है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि मुझे इसमें चारों चीज़ों में एक ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो पीसीटी पे एब्जॉर्प्शन के लिए डिपेंडेंट ना हो।
बेसिकली, ठीक है। और हो भी तो बहुत कम मात्रा में हो, क्योंकि कहीं और से रीअब्जॉर्ब हो जाए। तो आंसर क्या है? मैग्नीशियम। देखते हैं रेनल ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन पैटर्न जो होता है मैग्नीशियम का, अगर आप देखेंगे, ठीक ना, बड़ा अलग होता है ये अदर सॉल्यूट की तुलना में। कैसे? अबाउट 30% ऑफ द फिल्टर लोड इज रीअब्जॉर्ब। देखिए मात्र और मात्र पीसीटी में 30% ही ऑब्जर्व होता है, लेकिन 65% इसका जो है बाकी के बचे थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में होता है, थिक असेंडिंग में होता है। इसीलिए क्योंकि फैंकोनी सिंड्रोम प्रॉक्सिमल को क्या बोल रहे हैं, अफेक्ट करता है, इसीलिए मैग्नीशियम में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का दिक्कत नहीं होगा। उसका मात्र और मात्र 30% हिस्सा ही डिस्टर्ब्ड होगा। 65% स्टिल एब्जॉर्ब्ड इन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। सो दैट्स वाई वेरी स्मॉल चेंजेस इन द इंक्रीज इन द फ्रैक्शनल यूरिनरी एक्सक्रीशन। बहुत 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 अच्छा सवाल। इसका मतलब हमको क्या समझ में आया कि पीसीटी जो है एमाइनो एसिड, बाइकार्बोनेट और ग्लूकोज की ज़्यादातर मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन निकल के आया आगे। ठीक है, यानी कि पीसीटी में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो सच में वो बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोज, एमाइनो एसिड और बाइकार्बोनेट्स दिक्कत में पड़ने वाले हैं। यानी कि आपको मेटाबॉलिकली, एनर्जी वाइज, सब चीज़ के लिए तैयार रहना है इसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफिशिएंट इन द म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस एसोसिएटेड विद द नैटोविज डिजीज। नैटोविज डिजीज में आपको बताना है कि, बताइए, नैटोविज डिजीज में अपने को बताना है कि किसका डिफिशिएंसी होता है। नैटोविज डिजीज में किसका डिफिशिएंसी होता है दोस्तों? हाइलुरोनिक एसिड का डिफिशिएंसी होता है। ठीक है, मैं पूछूंगा नाटो 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 ना हाइलारोनिक एसिड लगा के नाटो 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 हाइलारोनिक नाटो हाइलारोनिक बराबर नाटो। ठीक है ना? ठीक है, ऐसे ही चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is excreted in the urine of the patient with a पेंटोसूरिया? पेंटोसूरिया के पेशेंट में क्या निकलता है यूरिन में? एल ज़ाइलुलोज निकलता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा कॉमन सा चीज़ है जो, देखिए ये क्या है, जे डी चीज़ें हैं। ठीक है, बड़ा बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट कहता है कि ग्लूकोज, या यूँ बोलें कि सेकेराइड के केसेस में हमारे बॉडी को पसंद है डी टाइप। एमाइनो एसिड के केस में हमारे बॉडी को एल टाइप पसंद आता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई सेकेराइड, राइबोज इज ए सेकेराइड, राइबुलोज इज ए सेकेराइड, लैक्टोज इज ए सेकेराइड, डी इसे पसंद है। डी जब पसंद है तो एक्सक्रीट थोड़ी ना करेगा यूरिन में, ये तो ऐसे ही एक्सक्लूड हो गया। एमाइनो एसिड में लिवोफॉर्म पसंद होता है। एल ज़ाइलुलोज एक तरह का सेकेराइड है, तो इसका एल फॉर्म जो है बॉडी को पसंद नहीं है, तो इसको बाहर फेंक दिया। ठीक है, और अगर हम एक क्वेश्चन और ऐसे ही यहीं पे फॉर्मुलेट कर लें, ये कौन सा बताइए, अमाइनो एसिड बॉडी निकाल रहा है, और मैं आपको ऑप्शन दे दूं ऐसे करके कि एल ट्रिप्टोफान, एल टायरोसिन, एल मिथियोनिन और डी लाइसिन। तो आपका क्या आंसर होगा? क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड सभी एल फॉर्म में है, बॉडी को एल फॉर्म में पसंद होता है अमाइनो एसिड, ठीक ना, डी फॉर्म में पसंद नहीं होता है, इसीलिए इसे बाहर कर देगा वो। ठीक है, ये क्वेश्चन का जिस्ट रहा, समझना होगा। ठीक है, यानी कि एल और डी वाला कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एल और डी मैं आपको बता देता हूँ, चलिए मैं बता ही देता हूँ कि डी और एल होता क्या है। ठीक है, जब नए नए ग्लूकोज की खोज होना चालू हुई, या यूँ बोले कि सैकेराइड्स की खोज होना चालू हुई, तो आपको पता होगा ये बचपन से हम लोग ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, 6 रहते थे। ठीक ना, तो यहाँ पे एक CH2 ग्रुप रहता था, और ये ग्रुप जो CH2 का रहता था उस पर अपने को OH का ओरिएंटेशन लिखना रहता था। OH का ओरिएंटेशन अगर, यानी कि इसको क्या बोला जाता था, लास्ट कायरल कार्बन पे OH का OH जो है राइट हैंड साइड की तरफ है, तो इसको डेक्स्ट्रो बोलते थे। डेक्स्ट्रो का मतलब ही राइट होता था। ठीक है, और इसी के उल्टा अगर आप मार्क कर ले, जैसे कि लिवो, मान लीजिए कि अमाइनो एसिड लेते हैं। अमाइनो एसिड में हम हर देखे होंगे, अमाइनो एसिड में जो है OH का भाई NH2 रहता है। ठीक है, OH तो रहता नहीं है, NH2 रहता है, तो हम लोग हरदम देखेंगे अमाइनो एसिड को NH2 इधर लिखते हैं। ठीक ना, ये C हो जाता है। ठीक है, इधर हम लोग क्या लिख देते हैं, COOH लिख देते हैं, और यहाँ कोई ग्रुप लिख देते हैं H के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा अमाइनो एसिड है, इसमें NH2 किधर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट्स वाई इट इज़ L और D कायरल कार्बन पे प्रेजेंट NH2 या OH के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, खत्म कहानी। आगे
13 नंबर क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनेंगे बनाएंगे। एक पेशेंट आया मेरे पास आर्थराइटिस लेकर, जोड़ों में दर्द है साहब, एंड ऑर्थ्रोस्कोपी करने के बाद ब्लैकनिंग, अरे रे रे ये काला क्यों दिख रहा है अपने को, कौन सा एंजाइम बताइए इसमें कमी है। ठीक है, इसमें कौन सा एंजाइम कमी है, काला काला दिख रहा है तो होमोसिस्टिक ऑक्सीडेज, सबको पता है ये वाला, है कि नहीं, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मेरा बच्चा आया है, ठीक ना, हिस्ट्री ऑफ की मेरा बच्चा था, ये हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर दिए, स्किप्ड ए मील, लेटर कंज्यूम्ड अल्कोहल एट ए पार्टी। ये बड़ा अलग, ये मेडिकल कॉलेज का लड़का लग रहा है मुझे, ठीक ना, कि जिम करके आ गया गर्लफ्रेंड के दबाव में, उसके बाद आ करके खाना भी नहीं खाया। ये खाना क्यों नहीं खाया, लगता है थक के सो गया होगा, बेंच प्रेस ज़्यादा मार लिया है। ठीक है, और लेटर कंज्यूम्ड दारू, बाप रे बाप, सीधा जाके मौर्य होटल में पार्टी में दारू मारा है। तो बताइए कि दारू जो है अल्कोहल इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल प्रोसेसेस पोटेंशियल लीडिंग टू द हाइपोग्लाइसेमिया, है कि नहीं। अब आपको बताना क्या है कि ये कौन से प्रोसेस को रोक देगा दारू, जिसके कारण इसको बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है ना, एक तो सबसे पहले खाना नहीं खाना के कारण शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई, दूसरा दारू पीने से ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना, दूसरे विधियों से ग्लूकोज का बनना जो है वो भी रुक गया। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज अ स्टेज potentially leading to the hypoglycemia via gluconeogenesis. अब बेबी प्रेजेंटेड विद द क्लिनिकल फीचर शोइंग द इमेज, देखिए ये बच्चा आपको दिख नहीं रहा है। अब ये क्वेश्चन जो चिप और यहाँ पे डाइपर वाले एरिया में आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है, आ गया जिंक की डिफिशियंसी, है ना, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है। कौन सी डिफिशियंसी होगी, जिंक की डिफिशियंसी होगी, खत्म कहानी। ड्रग यूज टू ट्रीटमेंट मल्टीपल माइलिनोमा में कौन से ड्रग को ठीक करते हैं, ठीक ना, मल्टीपल माइलिनोमा में कौन से, मल्टीपल माइलिनोमा जब भी होता है तो मल्टीपल माइलिनोमा कीमो ड्रग गिवन आर द बोटेजोमिब, लेना, अरे यार बाहर आवाज़ हो रहा है, लेनाडिनोमाइड, है ना, डेक्स्ट्रामिथाजोन, ये सब देते हैं। ठीक है, रुक्सोलिटिनिब, जैक इनहिबिटर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथेमिया वेरा। ठीक ना, ये वाले जो ड्रग हैं रुक्सोलिटिनिब, ये जो जैक इनहिबिटर होते हैं जो कि पॉलीसाइथेमिया में यूज करते हैं हम लोग, पॉलीसाइथेमिया वेरा। रिटुक्सीमैब जो होते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी 20 के लिए यूज करते हैं, बी सेल नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में यूज करते हैं। ठीक ना, अपने को ये लिख देते हैं, बी सेल लिम्फोमा में हो गया। डेब्राफेनिब ब्राफ इनिबिटर हो जाए तो हेरी सेल ल्यूकीमिया। डेब्राफेनिब जो होता है क्या होते हैं, ब्राफ इनिबिटर होते हैं, ब्राफ इनिबिटर। ब्राफ इनिबिटर में होते हैं, ठीक ना, हेरी सेल ल्यूकीमिया, है कि नहीं। हेरी सेल ल्यूकीमिया, ब्राफ इनहिबिटर जो होता है, ब्राफ इनहिबिटर हम लोग यूज़ करते हैं हेरी सेल ल्यूकेमिया में, जो कि डेराफेनिब होते हैं। ख़त्म कहानी। दूसरी बात जो होते हैं, अगला क्या पढ़े, रिटुक्सीमैब सबको बताया था, 20 साल की ऋतु, है ना, 20 साल की ऋतु जो है 20 CD20 को इनहिबिट करता है, CD20 इनहिबिटर इन द बी सेल लिम्फोमा। ठीक ना, रुक्सोलिटिनिब जो होते हैं, रुक्सोलिटिनिब जो ड्रग है अपने पास, ये भी बड़ा मज़ेदार है। रुक्सोलिटिनिब जो होते हैं ड्रग, वो क्या होते हैं, जैक इनहिबिटर होते हैं, ठीक ना। और अगर जो, और ये जो अब मल्टीपल माइलिनोमा में जो ड्रग है वो क्या क्या है, लिखे यहाँ पे, बोटेजोमिब, लेनालिडोमाइड, डेक्सामिथाजोन। बोटेजोमिब हो गया, ठीक है, बोटेजोमिब हो गया, लेनाडिलोमाइड हो गया, डेक्सामिथाजोन हो गया, है कि नहीं। मल्टीपल माइलिनोमा में ये 3 ड्रग का याद, BLD याद करना, मल्टीपल MMBLD,
मल्टीपल माइलिनोमा में जो 2 ड्रग होते हैं क्या, बोर्टेजोमिब होते हैं, लेनालिडोमाइड होते हैं, डेक्सामेथासोन होते हैं, ये याद रखना है अपने को, है ना। BLD पूछेंगे हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। अगला चलते हैं पैथोनियोजेनेसिस। पैथोनियोजेनेसिस नहीं मेरे भाई, कहाँ हो तुम, आवाज़ से डिस्टर्ब हो गया। पैथोजेनेसिस ऑफ द एन्यूरिज्म इन द हाइपरटेंशन, किसी हाइपरटेंशन के मरीज में क्यों होता है एन्यूरिज्म डेवलप। इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर डैमेजिंग द इलास्टिन, इंडोथीलियल इंजरी होता है जिसके कारण लीडिंग टू द लीकेज ऑफ द IDI इन द वेसल वॉल, ठीक ना। इन्फ्लामेशन डैमेजिंग द वेसल वॉल, है ना। और डी का मतलब क्या होता है, नेक्रोसिस ऑफ द स्मूथ मसल डिक्रीजिंग द वेसल स्ट्रेंथ। आंसर इज डी। एन्यूरिज्म, देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर एन्यूरिज्म जब होता है हाइपरटेंशन में तो नेक्रोसिस हो, देखिए ये बहुत अनयूजुअल फैक्ट्स है कि हाइपरटेंशन होने से नेक्रोसिस होता है स्मूथ मसल में, जिसके कारण वेसल का स्ट्रेंथ घट जाता है, ठीक है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े, इन हाइपरटेंशन देयर इज ए नैरोइंग ऑफ द वेसल्स ड्यू टू द आइदर हाइलिन और हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक ना, जिसमें कि क्या होता है, उसके देखो कोई भी वेसल वाल है, ठीक ना, और वेसल वाल में अगर हाइलिन या हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस अगर होगा, ठीक ना, जिसके कारण क्या होता है, वैसा वेसोरम लीडिंग टू द इश्यूमिया ऑफ द मसल ऑफ द वेसल वॉल लीडिंग टू द डेथ, है कि नहीं। यही होता है बेसिकली। एन्यूरिज्म हाइपरटेंशन होने में क्या होता है, नेक्रोसिस ऑफ द स्मूथ मसल हो जाता है, जिसके कारण वेसल वॉल जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं और फिर वैसे पचक के निकल जाएगा, मुंह बन जाएगा, है ना। इन हाइपरटेंशन नैरोइंग ऑफ द वेसल्स हो जाते हैं ड्यू टू आइदर हाइलिन और हाइपरप्लास्टिक, 2 तरह का होता है, हाइलिन या हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, किसमें, वैसा वेसोरम में, जिसके कारण दिक्कत होती है। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 दूनी के 36 मिनट पे सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, एक क्वेश्चन में 2 मिनट है। विच टाइप ऑफ द इंजरी इज रिवर्सिबल इफ द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। आप सोचिए, नेक्रोसिस को एपोप्टोसिस, हाइड्रोट्रोपिक चेंजेस, पाइकोनोसिस, हाँ हाइड्रोपिक चेंजेस सही है। हाइड्रोपिक चेंजेस में क्या होते हैं, अभी हाइड्रोपिक चेंजेस का मतलब अगर ये सेल है तो ये सेल में ऐसे ब्लेब टाइप का बन गया है, ये रिवर्सिबल है दोस्तों। हाइड्रोपिक चेंजेस मतलब क्या, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कर ऑफ मेलानोमा, ठीक ना। मेलानोमा में तो देखिए नहीं, चिल्ला के तो बोल रहे हैं हम मेलानोमा हैं, ठीक ना, हम मेलानोमा हैं, हम मेलानोमा बानी, जो 45 की उम्र में आवतानी, वही वाला बात हो गया ना। इसका आंसर क्या हो गया, मार्कर ऑफ मेलानोमा इज व्हाट, मार्कर ऑफ मेलानोमा इज हम मेलानोमा बानी, नहीं भूलना, दिक्कत हो जाएगा ना फिर। उसके बाद क्या होता है, आप देखिए 65 साल का आदमी रिटायर्ड हो गया, इंडस्ट्रियल वर्क करता था बेचारा, इसको बहुत सांस लेने में तकलीफ है, कफ है ना, ब्रोंकियल लेवल लवाज किया गया, तो इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा। अपने को साफ दिख रहा है कि लंबे क्या हैं, ये लंबे एस्बेस्टस के, है ना, बॉडीज हैं, एस्बेस्टस के बॉडी होते हैं, ठीक ना। एस्बेस्टोसिस में ये पाया जाता है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एस्बेस्टोसिस में ये तो मिल जाएगा। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और सी यानी कि फंगल न्यूमोनिया और हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनिया, यानी कि ये बात है न्यूमोनिया की। न्यूमोनिया में जो होता है, ए एंड सी विल हैव ग्रैनुलोमा, ऑप्शन डी विल हैव ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज नॉट लाइक रिस्ट्रिक्टिव एज गिवन इन द पेशेंट। आप ये भी देखें, अगर पेशेंट को भी ऊपर से देखना चालू करेंगे, डिस्निया और कफ हो जाना, ये जो है आपको, है ना, रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न दिखा रहा है। तो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न कभी भी तो न्यूमोनिया प्रेजेंट करता है, यानी कि अस्थमा प्रेजेंट करता ही नहीं है। क्या समझ में आया कि अस्थमा बराबर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन। अस्थमा बराबर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। पढ़े ना है कि अस्थमा में ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है ड्यू टू सम एलर्जेंस। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन काउजेज ऑब्स्ट्रक्शन, काउजेज ऑब्स्ट्रक्टिव मैंने सिम्टम्स, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स आने लगेंगे पेशेंट्स को, ठीक है। जबकि ये पेशेंट्स में देखा जाए रिस्ट्रिक्टिव पेशेंट्स हैं, रिस्ट्रिक्टिव में क्या क्या होते हैं, डिस्निया और कफ आ जाना, ठीक है।
बहुत सारा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है कि नहीं। तो मेरा आंसर क्या होगा, ये आदमी पक्का जो है एस्बेस्टस के कंपनी में काम करता था। ठीक है, अगला आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दैट इन्वॉल्व बोथ टाइप 3 एंड टाइप 4, दोनों को रखे। हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस दोनों हैं क्या? ठीक है, देखते हैं, हमको नहीं पता है क्या हो सकता है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में आप क्या जानते हैं? रोमेटॉइड अर्थराइटिस को कैसे देखना चाहते हैं? रोमेटॉइड, देखिए इसमें जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता है 2+4 होते हैं। आपने ये सुना होगा ACID, द फेमस। टाइप 1 जो होता है एक्यूटली होता है, IgA के थ्रू होता है। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है साइटोटॉक्सिक होते हैं। तीसरा क्या होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। और तीसरा क्या होता है ना डिलेड टाइप। ठीक है, तो ये हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस जो होते हैं टाइप 3 एंड टाइप 4 टाइप के होते हैं। ठीक ना, टाइप 3 टाइप 4 दोनों होते हैं। ठीक है, टाइप 3 एंड टाइप 4 दोनों होते हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है टाइप 2 एंड टाइप 4 दोनों होते हैं। ठीक है ना। लूपस की बात की जाए, लूपस 2 और 3 दोनों होते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस टाइप 1 होते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम लोग नहीं भूलेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे। हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस को लिखेंगे 3+4, है ना। रोमेटॉइड अर्थराइटिस को लिखेंगे हम लोग 2+4। ठीक है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस सुनते ही यहाँ से मेरे दिमाग में 2+4 क्लिक करेगा। लूपस सुनते ही 2+3। ठीक है, लूपस तो बेचारा बोल भी रहा है कि देखो मैं SLE हूँ, मैं 3 शब्दों का बना हूँ। ठीक है, 2+3 हूँ, 2 और 3। एटोपिक डर्मेटाइटिस बता रहा मैं एटोपिया हूँ, मैं भैया सीधा सीधी है ना 1 हूँ। ठीक है, सबको पता है ये कितनी। सबसे पहले एक्यूट होगा। एक्यूट में क्या होता है एलर्जेंस के थ्रू, IgE मीडिएटेड। दूसरा साइटोटॉक्सिक। दूसरा क्या इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड या एंटीबॉडी मीडिएटेड, है ना। एंटीबॉडी मीडिएटेड, एंटीबॉडी बनता है। साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी बनते हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड कौन सा होता है दोस्तों बताइए? एंटीबॉडी मीडिएटेड कौन सा होगा? एंटीबॉडी जो मीडिएटेड होता है वो होता है क्या साइटोटॉक्सिक वाला। ठीक ना। ए से एलर्जी, ठीक ना, ए से एलर्जी हो गया, सी से साइटोटॉक्सिसिटी ड्यू टू एंटीबॉडी मीडिएटेड, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। इम्यून कॉम्प्लेक्स मतलब एंटीबॉडी का जो कॉम्बो होता है उसको इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। डी तो सबको पता है ना, मैक्रोफेजेस और दिस दैट कहा के डिलेट टाइप होना। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से बोलेंगे हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस। हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस सुनते ही दिमाग में क्या जा रहा है? हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस सुनते ही दिमाग में मेरे क्या जा रहा है कि इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स भी बना है और इसमें डिलेट टाइप भी है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस 2+4, सिस्टमिक SLE 2+3, है ना, 2+3, 3+4, 2+4। ठीक है, और एटोपिक डर्मेटाइटिस तो बोल रहा है मैं भैया एलर्जी से मारूंगा, है कि नहीं। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ माइकोसिस फंगवाइटिस। माइकोसिस फंगवाइटिस को डायग्नोसिस बनाने के लिए हम लोग स्किन बायोप्सी करते हैं। ठीक है, क्या मिलता है अपने को? माइकोसिस फंगवाइटिस एक तरह का क्यूटेनियस पेरिफेरल टी सेल न्यूप्लाज्म है, लिम्फोमा है, इसीलिए स्किन का बायोप्सी करना डायग्नोसिस होता है। सिंपल। ब्रेडिकाइनिन के कारण क्या होता है? ब्रेडिकाइनिन एक तरह का, आपने सुना होगा, आप ACE इनहिबिटर से इसको पकड़ सकते हैं। ACE इनहिबिटर यूज करने से हम लोग को एंजियोइडीमा, है ना, लिप का फूलना देखे होंगे एकदम क्लिनिकली में, ऐसे मुंह फुला के एक लड़की आती है और बोलता है कि बताइए BP के लिए कौन सा दवा खाई है ना, कैप्टोप्रिल, ये सब आंसर रहता है। ठीक है, एंजियोइडीमा वगैरह करना, है ना, और क्या कफिंग वगैरह करना, ये सब होता है कि नहीं। तो ब्रेडिकाइनिन के कारण इंक्रीज वैस्कुलर परमिलिटी काउजेज दिस एडिमा एंड पेन ऑल्सो। ठीक है, इंक्रीज परमिलिटी बढ़ जाता है और पेन बढ़ जाता है। 35 साल की औरत आई है मेरे पास इनहेरिटेड डिजीज लेकर के, जिसको बता रही है कि सर हमको HFE जीन में म्यूटेशन है। तो बताइए कि ये कौन सा डिजीज नहीं हो सकता इन चारों में? ठीक है, सबसे पहला क्या एट्रोफिक टेस्टिस हो सकता है, डायरेक्टेड कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, हाइपर सेंसिटिव पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन हो सकता है। सबसे पहले बात, HFE म्यूटेशन से होता ही क्या है? HFE म्यूटेशन से प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस होता है। प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस होता है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। HFE म्यूटेशन से प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस को पकड़ना है, और प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस जो है किस किस तरह के डिजीज को लेके आएगा इसको समझना है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस को लेके आएगा क्या? यस, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन करता है आइसोलेट सेल्स को, नॉट टाइप 2। टाइप 2 को नहीं करता है, टाइप 1 लाता है। HFE म्यूटेशन में जो होते हैं
टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो किसी भी सेल में अगर ज़्यादा आप आयरन भर दीजिएगा, तो सेल मर जाएगा। और ये बेसिकली आयरन जो है आइसोलेट सेल में भर जाता है, ठीक ना, ये आइसोलेट सेल में भर जाता है जा करके, ठीक ना, इसको हम नाम देते हैं आइसोलेट सेल, और इसको मार देगा तो DM1 होता है इसका, ठीक ना, DM2 नहीं, ठीक है, DM2 नहीं। अदर मैनिफेस्टेशन जैसे कि मैलएब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होना, सिरोसिस, साइनोसाइटिस, ये सब होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है क्या, बताइए, एट्रोफिक टेस्टिस होंगे? आंसर है यस, होते हैं। दूसरा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, आंसर है यस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होते हैं? आंसर है नहीं, यही तो नहीं होता। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन होते हैं? आंसर है यस, ठीक है। टाइप 2 नहीं होता, टाइप 1 होता है, इसीलिए ये गलती हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं ब्लड फॉर द डायरेक्ट कुम टेस्ट गिवन, सबको पता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट कुंभ टेस्ट के लिए जो पेशेंट RBC जो होता है, ठीक ना, डायरेक्ट कुंभ टेस्ट में हम लोग बेसिकली करते हैं पेशेंट का RBC टू बी टेस्टेड फॉर बाउंड एंटीबॉडी, दस शुड बी सेंट इन लेवेंडर EDTA वैक्यूटेनर, ठीक है। देखिए बहुत बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, इसमें क्या आंसर मार देते हैं, स्काई ब्लू। ज़्यादातर कन्फ्यूजन का विषय जो रहता है स्काई ब्लू वर्सेस EDTA के लिए जो पर्पलिश अपना आता है लेवेंडर वाला, वो होगा, ठीक है ना। इसमें दिक्कत क्या है, देखिए यहाँ इसमें डायरेक्ट कुम टेस्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट के लिए भी सेम होता है, याद रखना है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों के लिए जो है अपना EDTA वाला ही यानी कि लेवेंडर वाला ही आएगा। आंसर कौन हो जाएगा इसमें, लेवेंडर आंसर है इसका, कौन सा, AA, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। देखिए कितने लोगों ने सही किया। देखिए एक नियम होता है कि 40% से अगर ज़्यादा लोग अगर सही कर रहे हैं क्वेश्चन तो यस आपको वो आना चाहिए, ठीक है ना। अगर 40% से कम है तो क्या बोलते हैं संजय गुप्ता साहब कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है, ये तुक्का मार के वो भी सही किया, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा बॉदर नहीं होना, 40% से कम वाले में दिमाग नहीं लगाना। हाँ 50, 60, 70% वाला क्वेश्चन अगर गलती हो रहा है तो एक बार सही कर लेंगे हम लोग, बस इतना ही से तो बात है। बताइए जल्दी से सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। सिस्टिक फाइब्रोसिस की अगर हम बारे में बात करें तो क्या सही है कि इसमें सिंपल सी स्वेट, सोडियम बढ़ जाएगा स्वेट में, यस सही बात है। क्लोराइड घट जाता है, यस क्लोराइड तो घट जाता है कि नहीं। बाइकार्बोनेट घट जाता है क्या पैनक्रेटिक सेक्रेशंस में, यस तब आपको पता ही है। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है ना, बच्चा को कैसे किस तरह का बाथरूम होता है ना, तो इसमें से सभी बातें ऑलमोस्ट सही ही थी, ठीक है ना। ट्रू अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस इज व्हाट, सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपको सबको पता है ना कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो दिक्कत में इंक्रीज सोडियम इन द स्वेट, स्वेट में क्या होता है सोडियम बढ़ जाए, इंक्रीज सोडियम इन द स्वेट हो जाते हैं, ठीक ना। डिक्रीज क्लोराइड इन द ब्रोंकियल सिक्रेशन हो जाते हैं, डिक्रीज बाइकार्बोनेट इन द पैनक्रेटिक ब्रोंकियल सिक्रेशन में क्लोराइड का, स्वेट में सोडियम, वाह स्वेट देखिए यहाँ है स्वेट में सोडियम कम, एस में एस कम, ठीक है ना। ब्रोंकियल में क्लोराइड कम, ठीक ना, और पैनक्रिएटिक में बाइकार्बोनेट कम, देखिए इन सभी कम हो जाते हैं, ठीक। सिस्टिक फाइब्रोसिस में स्वेट में सोडियम कम, ब्रोंकियल में क्लोराइड, ब्रोंकियल सिक्रेशन में पैनक्रेटिक में बाइकार्बोनेट कम, आंसर क्या हो गया सभी सही है, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड अगर बच्चे का स्मीयर बनाया गया है जो कि एनीमिया और जॉन्डिस लेके आया था, विच ऑफ अदर मैनिफेस्टेशन इज लाइकली टू बी सीन इन द फिल्म, बच्चे में और क्या दिखेगा, ठीक है। हमको दिख क्या रहा है इस बच्चे वाले में ये बताइए। हम लोग को सिस्टोसाइट्स दिख रहे हैं जो कि माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया को बताता है, एंड इन चिल्ड्रेन में ये HUSTTP को बताता है जो कि मोस्ट ऑफ द काउजेस होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए कि इसको बच्चे को कौन सी बीमारी है, रेनल फेलियर, ठीक ना। रेनल फेलियर की बीमारी है जिसमें क्या होते हैं ये सिस्टियोसाइट्स बन जाते हैं गोल गोल वाले, ठीक नहीं। इतना गोल गोल कैसे हो रहा है बे तू, ये क्यों हो गया गोल गोल, है कि नहीं। जब गोल गोल हो जाए तो ये पक्का रेनल फेलियर से हुआ है, ठीक है। द इमेज शो सिस्टियोसाइट विच आर सीन इन द माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, देखिए नहीं बच्चे को आप हीमोलाइटिक एनीमिया के बारे में जानते ना है, ये जॉन्डिस करवाता है, गॉल स्टोन करवाता है ना, एवं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़े, है कि नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो उस हिसाब से
ठीक है, आइए जल्दी से 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 25 साल का एक आदमी था, उसे स्नेक बाइट हो गया है, वाइपर काटा है। ठीक है, मैंने कैसे याद किया था, वी से वाइपर, वी से वैस्कुलोजेनिक होते हैं। ठीक है, सी से कोबरा, सी से CNA, सी से ये क्या होते हैं बताइए, न्यूरोजेनिक होते हैं, है कि नहीं, ऐसे मैंने याद किया है। ठीक है, तो 2 घंटे बाद ही उसे जो है बार बार रिकरेंट जो है ना एपिक्स्टैक्सिस, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया और रैपिड ब्रीदिंग हो गया। बताइए मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है इसका। अगर आप मैं इसे बताऊं, ठीक है, तो मैं क्या बताया, यहीं पे हिंट निकल के आ गया, V फॉर वाइपर, V फॉर वैस्कुलोजेनेसिस, और वैस्कुलोजेनेसिस से रिलेटेड क्या होगा, एनाफाइलेक्टिक शॉक इज नॉट रिलेटेड टू दिस, न्यूरोजेनिक कोबरा वाले में जाता है। कार्डियोजेनिक शॉक, देखिए ये 2 चीज़ जो है कंफ्यूज कर रहा होगा, अगर क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा ही तो ये दोनों करता है। डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन क्या बोलते हैं कि इस तरह के वाइपर के काटने से पूरे खून जो होते हैं थक्के थक्के होकर अपने खून के नलियों में जम जाते हैं, ऐसे सुना होगा आपने, है ना डिस्कवरी पे, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या बता रहा है, वो इसी को क्या बोला गया, DIC। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स बना दीजिए, इसमें DIC छोटे छोटे ब्लड के जमे जमे कॉलम्स बन जाते हैं। ठीक ना, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन होते हैं। हाइपोटेंशन विद एपिक्स्टैक्सिस इज सजेस्टिव ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड रसल वाइपर इज नोन टू काउज, DIC। खत्म कहानी। वर्स्ट प्रोग्नोसिस हिस्टोलॉजिकल टाइप ब्रेस्ट में कौन किसका होता है, तो सबको पता है डक्टल का होता है कि नहीं। डक्टल जो होता है सबसे खराब होता है डक्टल। ऑल्दो मेडुलरी कार्सिनोमा हैज़ प्लियोमॉर्फिक सेल, जबकि मेडुलरी में देखिए, मेडुलरी में कुछ बच्चों ने यहाँ ऐसा मारा भी है, ठीक है ना, कि मेडुलरी में क्योंकि प्लियोमॉर्फिक होते हैं, है ना, द प्रोग्नोसिस इज बेटर, लेकिन तब पर भी प्रोग्नोसिस बेटर होते हैं। डक्टल हैज़ अ पुअर प्रोग्नोसिस, डक्टल पुअर डक्टल, ऐसे याद करेंगे हम लोग, पुअर डक्टल। ऑल्दो अदर टाइप कॉल्ड इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा जो होता है उसके भी बहुत खराब होते हैं, ठीक ना। ठीक है, इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा जो होता है, इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा जो होता है, इन विच डक्टल कार्सिनोमा अनदर टाइप कॉल्ड, इसी का अलग टाइप है एक, ठीक ना, इन्फ्लामेटरी का ही, इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा इन विच डक्टल कार्सिनोमा ब्लॉक्स द लिम्फेटिक लीडिंग टू द edema and the redness in the overlying skin, hence the name क्यों है इन्फ्लामेटरी, क्योंकि इन्फ्लामेशन का पूरा साइन नहीं है, कॉलर एडिमा वगैरह जो होते हैं, रूबर कॉलर, वो सब एडिमा एंड द रेडनेस आ गया है यहाँ पे। और पुअर प्रोग्नोसिस बिकॉज दे आर यूजुअली स्टेज 3 और 4 एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, जब ये आता है तब तक ये 3 और 4 बन के आता है, इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा। ठीक है, इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा हरदम हम लोग ऐसे ही पढ़े भी थे सर्जरी में कि T4D में सीधा चला जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि डक्टल कार्सिनोमा ओवरऑल ख़राब है, ठीक है। अगर और भी मेरे पास इन्फ्लामेटरी भी रहता तब मज़ेदार हो जाता, ठीक ना, लेकिन तब पर भी हम ओवरऑल डक्टल को ही आंसर मारते हैं, उसके बाद इन्फ्लामेटरी आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये देख के ही कुछ तो क्लिक कर रहा होगा, क्या है डायग्नोसिस आप बताइए। चलिए पढ़ते हैं। पेशेंट जो है मल्टीपल पेटेक्ची और परप्यूरे ऑफ द स्किन के साथ आ रहा है, क्यों भाई, क्यों ऐसा हो रहा है सोचिए। इंटरमिटेंट एब्डोमिनल क्रैम्प भी हो रहा है लास्ट 2 मंथ से, बस मुझे पैरों में अब दर्द खाली एक चाहिए। नाउ जो है रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट के साथ आ रहा है, पीडल ईडिमा के साथ आ रहा है, ठीक है। यूरिन एग्जामिनेशन में अपने RBC और RBC कास्ट मिला, ठीक है। रेनल बायोप्सी आपने किया, इमेज में दिखा ही रहा है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में नेगेटिव, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में कुछ नहीं आया है, ठीक है। आंसर तो बहुत इसका क्लियर हो गया है कि नहीं। क्रिसेंटिक सेपेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि आंसर में दिख भी रहा है ना, ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि ये क्रिसेंटिक सेपेड है दोस्त, क्रिसेंटिक चांद के जैसा ही तो है, नहीं, क्रिसेंटिक का मतलब ही क्या होता है, चांद के जैसा, चांद के जैसा दिख भी तो रहा है कि नहीं। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव है, विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉसी इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, है ना। अभी नेगेटिव इसीलिए क्योंकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उतना नहीं हुआ है, बहुत सारे ग्लोमेरुल्स को इन्वॉल्व नहीं किया है। तो ये 30 क्वेश्चन है दोस्तों,